So screen is visible to everyone. Yes, ma'am. Alright, so आज हमने जो है वो आपका यूनिट 2.3 स्टार्ट करना है, दैट इज़ रीडिंग स्ट्रेटजीज। ठीक है, आप रीडिंग स्ट्रेटजीज जो हैं ऑब्वियसली किससे रिलेटेड है, रीडिंग से रिलेटेड। ठीक है, सो इन रीडिंग स्ट्रेटजीज जो है वो सबसे इम्पॉर्टेंट थिंग क्या है किसी भी कम्युनिकेशन स्ट्रेटजी में, बिकॉज अभी हमारा सारा फोकस किसके ऊपर है, कम्युनिकेशन के ऊपर। तो कम्युनिकेशन दो तरह की होती है, एक होती है रिटन और दूसरी वर्बल। जब वर्बल कम्युनिकेशन होती है यानी जब हम बोल के कम्युनिकेशन करते हैं तो वी हैव टू लिसन टू इट एंड अंडरस्टैंड इट। जब रिटन कम्युनिकेशन होती है देन वी हैव टू रीड इट एंड देन अंडरस्टैंड इट। तो ज़ाहिरी बात है रीडिंग के लिए फिर हमें कुछ पर्टिकुलर स्ट्रैटेजीज़ की ज़रूरत होती है जिनके थ्रू हम जो भी रिटन मटेरियल है उसको ईजीली अंडरस्टैंड कर सकें, कम टाइम में अंडरस्टैंड कर सकें और उसके सारे एस्पेक्ट्स को अंडरस्टैंड करके उसको रिप्लाई कर सकें। अब जो रीडिंग है वो एक कॉन्शियस और डेलिब्रेट प्रोसेस है, यानी हम उसको कॉन्शियसली करते हैं, सोच समझ के करते हैं। ऐसे नहीं होता कि बगैर सोचे समझे हो जाए। डेलिब्रेट प्रोसेस है यानी आपको उसके ऊपर गौर करना पड़ता है, डेलिब्रेट करना पड़ता है। डेलिब्रेट मीन्स किसी चीज़ पे गौर करना या किसी चीज़ को सोच समझ के अलर्ट होके करना। We can become good readers through practice. In our professional life, we deal with materials like memos, pamphlets, journals, reports and books. एज अ स्टूडेंट आप बुक्स पढ़ते हैं, इसी तरह से अगर आप किसी जगह पे जॉब करें तो आपको मेमोज पढ़ने पड़ते हैं, पैम्फलेट्स पढ़ने पड़ते हैं, जर्नल्स और रिपोर्ट्स पढ़नी पड़ती हैं। और इन सब को अंडरस्टैंड करने के लिए हमें किस चीज़ की ज़रूरत होती है कि हमारे पास रीडिंग की जो एबिलिटी है वो अच्छी हो और हमें रीड करके मटेरियल के अंदर से इंफॉर्मेशन निकालने की जो ट्रिक्स हैं वो आती हों। उसके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन क्या होता है कि वाई आर वी रीडिंग समथिंग। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या होती है कि कोई भी जो मटेरियल है हम उसको पढ़ क्यों रहे हैं। लाइक लेट्स सपोज इफ़ यू आर गोइंग टू प्रिपेयर फॉर एग्ज़ाम्स और आपको एग्ज़ाम के लिए एक जो मटेरियल है उसको प्रिपेयर करना है किसी पर्टिकुलर आंसर के लिए। तो आप उस आंसर को ढूंढने के लिए, यानी अगर आपने लॉन्ग क्वेश्चन का आंसर प्रिपेयर करना है तो आप उस मटेरियल को एक डिफरेंट व्यू पॉइंट से पढ़ेंगे। अगर आपने MCQs के आंसर्स प्रिपेयर करने हैं तो उसी पेज को आप एक डिफरेंट तरीके से पढ़ेंगे। अगर आपने शॉर्ट क्वेश्चंस यानी 2 2 मार्क्स के क्वेश्चंस के आंसर्स उस पेज के अंदर से निकालने हैं तो आप उसको डिफरेंट वे में पढ़ेंगे। इसी तरह से अगर आप किसी मटेरियल को इसलिए पढ़ रहे हैं कि आपने कोई प्रोडक्ट ख़रीदनी है और आप उसका ऐड पढ़ रहे हैं या उसका वो जो इन्फॉर्मेशन ब्रोशर है वो पढ़ रहे हैं, अब आप उसको एक डिफरेंट वे में पढ़ेंगे। आप उसमें ये देखेंगे कि इसमें इसके अच्छे पॉइंट्स कौन से हैं, इसकी स्पेसिफिकेशंस क्या हैं, ये प्रोडक्ट इस प्रोडक्ट में वो चीज़ें हैं या नहीं जो मुझे चाहिए, ये प्रोडक्ट जो है इसकी वारंटी कितनी है, ये प्रोडक्ट जो है इसकी प्राइस कितनी है। सो लेट सपोज कि आप किसी मेडिसिन का ब्रोशर पढ़ रहे हैं तो आप ये देखेंगे कि आप वो मेडिसिन जो है उसके साइड इफ़ेक्ट्स क्या हैं, वो मेडिसिन क्या उस बीमारी के लिए है जो जिसके लिए आप वो मेडिसिन लेना चाह रहे हैं। तो किस पर्पस के लिए आप कोई चीज़ पढ़ रहे हैं, दैट डिटरमिन्स कि आप उसको पढ़ेंगे कैसे। अगर आपको सिर्फ मेन फैक्ट्स चाहिए या मेन इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आपकी स्ट्रैटेजी डिफरेंट होगी। अगर आपको डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आपकी स्ट्रैटेजी डिफरेंट होगी। अगर आपको वही इन्फॉर्मेशन जो है वो किसी लॉन्ग क्वेश्चन के आंसर के लिए चाहिए तो द स्ट्रैटेजी विल बी डिफरेंट। हर तरह के मटेरियल के लिए आपकी जो पर्पस जो है रीडिंग का जो ही वो चेंज होगा, आपकी जो उसको पढ़ने का जो तरीका है, जो उसमें इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट करने का जो मेथड है वो भी उसके साथ ही चेंज हो जाएगा। अब उसमें जो हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन आता है दैट इज़ व्हाट इज़ ऑथेंटिक रीडिंग। ऑथेंटिक रीडिंग इज़ व्हेन यू आर रीडिंग समथिंग दैट इज़ accurate, that is organized and that is fact based। यानी जो भी आप मटेरियल पढ़ रहे हैं वो मटेरियल जो है वो एक्यूरेट हो, वो मटेरियल प्रॉपरली ऑर्गेनाइज्ड हो और वो मटेरियल फैक्ट्स के ऊपर बेस्ड हो।
अब ये जो इस तरह के मटेरियल्स होते हैं ये आपको किस टाइप की जगहों पे मिलते हैं? सबसे पहले तो टेक्स्ट बुक्स के अंदर एक्यूरेट मटेरियल मिलता है, ऑर्गेनाइज्ड होता है और फैक्ट बेस्ड होता है। दूसरा जो जर्नल्स होते हैं, जर्नल्स जो हैं ये वो वाले मैगजीन्स होते हैं जो यूनिवर्सिटीज़ छापती हैं या जो कोई भी जो गवर्नमेंट का इदारा है वो पब्लिश करता है, जिसके अंदर लोग रिसर्च करके अपने आर्टिकल्स छापते हैं, यानी प्रॉपर रिसर्च करते हैं किसी टॉपिक के ऊपर और फिर अपना वो जो रिसर्च मटेरियल होता है उसको पब्लिश करते हैं, तो उसको क्या कहते हैं? जर्नल। ज़ाहिर बात है उसमें भी मटेरियल जो है वो एक्यूरेट होगा, ऑर्गेनाइज्ड होगा और फैक्ट बेस्ड होगा। फिर इसके बाद जो आपकी जितनी भी जो आपके मैन्यूस्क्रिप्ट्स होते हैं, जो आपके मैगजीन्स होते हैं, उनके अंदर भी जो मटेरियल होता है वो यूजली एक्यूरेट होता है, ऑर्गेनाइज्ड होता है और फैक्ट बेस्ड होता है। ज़ाहिर बात है जो भी मटेरियल आपका जो एज स्टूडेंट जो आपके स्कूल और कॉलेज की बुक्स में होता है वो भी ऑथेंटिक मटेरियल होता है, क्योंकि वो भी लॉजिक, फैक्ट्स और कॉमन सेंस के ऊपर बेस्ड होता है। तो वो जितना भी मटेरियल जो है वो लॉजिक, फैक्ट्स और कॉमन सेंस पे बेस्ड होगा वो क्या कहलाएगा? ऑथेंटिक रीडिंग। सो इफ़ यू गेट डेफिनेशन ऑफ ऑथेंटिक रीडिंग इन योर एग्जाम, तो आप उसकी डेफिनेशन में क्या लिखेंगे कि एनी मटेरियल that is accurate, organized and is based on facts, based on logic, based on common sense is known as authentic reading। और एग्जाम्पल्स उसकी क्या हैं? टेक्स्ट बुक्स, जर्नल्स, मैगजीन्स, ये सब के सब कौन से मटेरियल्स होते हैं? ऑथेंटिक रीडिंग। अब नेक्स्ट स्टेप पे हमारे पास क्या आ गया? पर्पसेस ऑफ रीडिंग। सो लिसनिंग की तरह रीडिंग भी जो है वो पैसिव एक्टिविटी नहीं है। द मेन पर्पस ऑफ रीडिंग इज टू गेट इंफॉर्मेशन, to gather information. That is why we read. We want to enrich our knowledge, we want to increase our areas of expertise in different fields of knowledge and different areas of life। तो उसके लिए हम क्या करते हैं? हम रीडिंग करते हैं ताकि हमारी जो नॉलेज है, हमारी जो इन्फॉर्मेशन है वो इंक्रीज हो जाए। इसी तरह से अगर हम जब रीडिंग कर रहे होते हैं तो उसकी जो सबसे पहला स्टेप क्या होता है कि जो वर्ड्स हैं उनको हम कॉन्टेक्स्ट के अंदर उनका मीनिंग समझें। एक किसी भी वर्ड का मीनिंग होता है डिक्शनरी मीनिंग, और एक उस वर्ड का मीनिंग होता है जो उस पैसेज के अंदर, उस सारी सिचुएशन के अंदर उस वर्ड की सेंस बन रही होती है। जैसे स्नेक का वर्ड है, स्नेक मीन्स कि एक रेंगने वाला जानवर है, अ रेप्टाइल। बट इफ़ वी से कि ही इज़ अ स्नेक, बी वेयर ऑफ हिम, यानी वो एक स्नेक है, उससे होशियार रहो। तो यहाँ पे अब वो जो स्नेक है उसका मतलब वो रेंगने वाला जानवर नहीं है। बेसिकली यू आर सेइंग दैट दैट पर्सन इज डेंजरस। सो कॉन्टेक्स्ट में जो स्नेक का मीनिंग है वो अब डिफरेंट हो गया है। सो कॉन्टेक्स्ट के अंदर वर्ड्स के मीनिंग्स को अंडरस्टैंड करना इज ऑल्सो अ पर्पज ऑफ रीडिंग, कि जो वर्ड जो है ये अगर यहाँ यूज़ हुआ है तो उसको किस सेंस के अंदर यूज़ किया गया है। और इसी तरह से हम ये भी आइडेंटिफाई करने की कोशिश करते हैं कि जो इन्फॉर्मेशन है वो किस सेंस में यूज़ की गई है। ये यहाँ तक आपके पॉइंट्स क्लियर हैं? गुड। इसी तरह से सबसे पहला स्टेप क्या है कि आप वर्ड्स के मीनिंग समझते हैं कॉन्टेक्स्ट में। नेक्स्ट स्टेज क्या होती है कि आप सेंटेंसेस को एक दूसरे के साथ कनेक्ट करते हैं और उनके अंदर जो इन्फॉर्मेशन दी गई है उसको आप कनेक्ट करते हैं कि ये इन्फॉर्मेशन एक दूसरे के साथ कैसे कनेक्ट कर रही है, मीनिंग के इन्फॉर्मेशन का एक दूसरे के साथ क्या कनेक्शन बन रहा है, एक पैराग्राफ से दूसरे पैराग्राफ तक, एक सेंटेंस से दूसरे सेंटेंस तक। सो बेसिकली जो रीडिंग है उसके लिए आपको प्रैक्टिस चाहिए और ये आपकी क्रिएटिविटी और क्रिटिकल थिंकिंग पर डिपेंडेंट होती है। जितनी आपके अंदर क्रिएटिविटी होती है, जितनी आपकी क्रिटिकल थिंकिंग अच्छी होती है, उतनी ही आपकी रीडिंग की स्किल्स भी अच्छी होती हैं। अब हम बुलेट पॉइंट्स में या नंबरिंग में देख लेते हैं कि रीडिंग के ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं। फर्स्ट ऑब्जेक्टिव इज बेसिकली valuable information about different areas of life. That is the first objective or purpose of reading. Objective, purpose दोनों सेम हैं। तो पहला पर्पस या ऑब्जेक्टिव क्या है रीडिंग का? that you want to get information about different fields of
life. Then to gain knowledge अबाउट वेरियस लिटरेरी साइंटिफिक एंड टेक्निकल टॉपिक्स. पहले तो जनरल जो एरियाज ऑफ लाइफ है उनके बारे में इंफॉर्मेशन लेना, और फिर लिटरेरी साइंटिफिक और टेक्निकल एरियाज के बारे में या टेक्निकल टॉपिक्स के बारे में नॉलेज लेना. जनरल लाइफ की डिफरेंट चीज़ों के बारे में नॉलेज, फिर लिटरेरी साइंटिफिक और टेक्निकल नॉलेज. थर्ड पर्पस क्या है? अंडरस्टैंडिंग ऑफ ग्रामर, वोकेबलरी, स्पेलिंग एंड प्रोनाउंसिएशन. That is the third purpose of reading, to make our understanding of grammar, vocabulary, spelling and pronunciation strong. फिर fourth purpose क्या है reading का? words को और उनके meanings को understand करना. यानी reading से हमारी जो words को recognize करने की ability है और जो उनके meanings को identify करने की या उनको understand करने की ability है वो इम्प्रूव होती है. यानी हमारी जो लैंग्वेज की स्किल्स हैं वो भी रीडिंग के थ्रू इम्प्रूव होती हैं. ग्रामर, वोकेबलरी, स्पेलिंग, वर्ड्स, मीनिंग्स, उनके कनेक्शंस. सो फर्स्ट वी आर गेटिंग नॉलेज अबाउट जनरल टॉपिक्स ऑफ लाइफ, देन वी आर गेटिंग नॉलेज अबाउट लिटरेरी, साइंटिफिक एंड टेक्निकल टॉपिक्स, then we are getting knowledge about grammar, vocabulary, spelling and pronunciation, then we are getting knowledge about different words and their meanings. So these are basically the benefits, the objectives and the purposes of reading. So ये objectives और purposes आपको clear हो गए? इसमें जो है आप बेशक नोट कर लें. 3 ऑब्जेक्टिव्स और हैं वो आप इसके अंदर ऐड कर लें. फर्स्ट है क्रिटिकल थिंकिंग. ठीक है, जब आप रीडिंग जो है वो करते हैं तो रीडिंग के थ्रू सबसे पहले आप अपनी क्रिटिकल थिंकिंग जो है यानी इंफॉर्मेशन को एनालाइज करने की एबिलिटी, ओपिनियंस बनाने की एबिलिटी, मीनिंग्स को या आइडियाज़ को इन्फर करने की यानी गेस करने की एबिलिटी जो है किसी भी टेक्स्ट की बेस पे उसको एनहांस करते हैं. उसको हम कहते हैं क्रिटिकल थिंकिंग एबिलिटी. सबसे पहले हम उसको एनहांस करते हैं. फिर हमारी रीडिंग की वजह से मेमोरी और जो कंसंट्रेशन है वो इम्प्रूव होती है क्योंकि हम इंफॉर्मेशन को याद रखते हैं. एक काफ़ी देर तक जब हम मुसलसल एक ही चीज़ को पढ़ते रहते हैं तो हमारी मेमोरी और जो कंसंट्रेशन है वो इम्प्रूव होती है उसकी वजह से. सो दैट ऑल्सो इज़ अ बेनिफिट और पर्पज़ ऑफ रीडिंग के हमारी जो मेमोरी है और जो हमारी कंसंट्रेशन है वो इसकी हेल्प से इम्प्रूव होती है. फिर हमारी रिसर्च स्किल्स इम्प्रूव होती हैं. लेट्स सपोज कि हम किसी असाइनमेंट या किसी पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर इंफॉर्मेशन इकट्ठी करने की कोशिश कर रहे हैं तो जब हम उसके ऊपर रीडिंग करेंगे और उसके अंदर से हम अपनी मर्ज़ी की इंफॉर्मेशन निकालने की कोशिश कर रहे होंगे तो उससे हमारी जो रिसर्च स्किल्स हैं वो इम्प्रूव हो जाएंगी. फिर जो इसके एडेड बेनिफिट्स हैं, एक तो ऑब्वियसली एंटरटेनमेंट है यानी आप एंजॉय करते हैं. आप कोई स्टोरी पढ़ के उसको एंजॉय कर सकते हैं. आप कोई नई स्किल सीख के या किसी नई इन्फॉर्मेशन को हासिल करके उसको एंजॉय कर सकते हैं. न्यू वर्ड सीख के एंजॉय कर सकते हैं. इफ़ यू आर टेंस तो आप किसी कोई वर्ड गेम खेल के उसको एंजॉय कर सकते हैं. देन जब आप स्टोरीज़ पढ़ते हैं डिफरेंट तरह की, डिफरेंट कल्चर्स के बारे में पढ़ते हैं, डिफरेंट एरियाज़ के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन मिलती है, न्यू आइडियाज़ के बारे में इन्फॉर्मेशन मिलती है तो आपके अंदर एक एम्पथी कहते हैं हमदर्दी को, हमदर्दी और अंडरस्टैंडिंग डेवलप होती है. फिर एक पर्सनल ग्रोथ है यानी आपकी पर्सनैलिटी की डेवलपमेंट होती है. जितना ज़्यादा आपकी नॉलेज बढ़ती है, जितना ज़्यादा आपकी अंडरस्टैंडिंग बढ़ती है उतनी ही आपकी पर्सनैलिटी की डेवलपमेंट भी बढ़ती जाती है. फिर जितनी आप रीडिंग करते हैं उतनी आपके पास जब नॉलेज, वर्ड्स, वोकेबलरी, ग्रामर एनहांस होती है तो उतनी ही आपकी जो राइटिंग स्किल्स हैं
वो इम्प्रूव होती हैं। एंड देन लास्ट इज़ मेंटल स्टिम्युलेशन, कि जितना ज़्यादा आप रीडिंग करते हैं उतना ही आपका माइंड एक्टिव रहता है और हेल्दी रहता है। सो ऑल दीज आर द बेनिफिट्स, ऑब्जेक्टिव्स एंड पर्पसेस ऑफ रीडिंग। आपके व्हाट्सएप ग्रुप में मैंने ये सारे शेयर कर दिए हैं, वहाँ से आप लोगों ने नोट डाउन कर लेने हैं। अब इसमें अगर कोई कंफ्यूजन है या आपने कोई क्वेश्चन करना है एग्जाम से रिलेटेड या वैसे भी, तो यू कैन आस्क। मैम वो जो आपने हमें ग्रुप में सिलेबस शेयर किया है जो हमारा रीटेस्ट होगा, तो मैम उसमें जो है वर्ड फॉर्मेशन और वो सारी चीज़ें देंगी जो पीछे पेपर हुआ है, उसमें से तो कुछ नहीं देंगी आप? बेटा उसमें से मैंने सिर्फ 3 टॉपिक दिए हैं, 2 लॉन्ग हो गए, एक वर्ड फॉर्मेशन प्रोसेसेस, एक कंटेक्चुअल इंटरप्रिटेशन, ठीक है। और ठीक है मैम। 2 वो जो हो गए, एक जिसमें आपने आइडेंटिफाई करना था कि ये कौन सी टाइप का सेंटेंस है, और एक जिसमें आपने आइडेंटिफाई करना था कि सब्जेक्ट कौन सा है और प्रेडिकेट कौन सा। अब वो सिंपल सब्जेक्ट भी आइडेंटिफाई करने के लिए आ सकता है, कंप्लीट भी, कंपाउंड भी, प्रेडिकेट भी, इसी तरह से। अच्छा मैम, और मैम ये कब है पेपर, टेस्ट रीटेस्ट कब है हमारा? टेस्ट रीटेस्ट आप लोगों का 11 को है। और मैम मेरा मंडे को क्विज है ना, वो और मुझे याद है। हाँ, वो 8 को है आपका। और आप लोगों ने जो प्रेजेंटेशंस अपनी देनी है वो 12 को देनी है, असाइनमेंट्स भी आपने तभी एक साथ ही सबमिट करा देनी है। ओके मैम। क्योंकि आप लोगों के 26 जनवरी से पेपर स्टार्ट हो रहे हैं, तो मिड टर्म के मार्क्स सबमिट कराने की डेट फ़ौरन ही आ जाएगी। मैम इतनी जल्दी क्यों? पंजाब यूनिवर्सिटी की मर्जी। मैम पंजाब यूनिवर्सिटी, ये तो नहीं बच्चों का साल जाया कर दे? तो आप लोग पढ़ें, याद करें, 3 ही तो टॉपिक्स हैं, अच्छे से याद करें, पास हो जाएं, जान छुड़ाएं पड़े। मैम कौन कौन से थे? लिखे हुए हैं ग्रुप में, देख लें। वर्ड ओके। फॉर्मेशन है, कंटेक्चुअल इंटरप्रिटेशन है, और आइडेंटिफाई टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस, आइडेंटिफाई सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। ठीक है मैम। आप लोग पढ़ नहीं रहे वो अलग बात है, वरना टॉपिक्स मुश्किल नहीं है। मैम ने इंग्लिश आसान है, पढ़ नहीं रहे, सही कह रही हैं आप। Okay, then you have qualities of good authentic reading. क्योंकि आप लोगों की 11 और 12 को मेरे साथ क्लास है कॉलेज में, तो 11 को मैम आप लोगों का मैं रीटेस्ट ले लूँगी, 12 को मैं आप लोगों की प्रेजेंटेशंस ले लूँगी, और ज़ाहिर है वो असाइनमेंट के ऊपर ही है प्रेजेंटेशन, तो वो असाइनमेंट्स भी आप लोगों की चेक हो जाएंगी साथ ही। मैम ये दो दो दिन हमारी क्लास क्यों हो रही है, और कोई टाइम टेबल भी चेंज हुए? वो फिर उसी सब्जेक्ट की क्लास होगी ना, एक ही सब्जेक्ट की, क्योंकि पेपर्स की ड्यूटीज़ भी है ना, जो फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर के पेपर्स हो रहे हैं। ओह अच्छा मैम, ठीक ठीक। तो उसकी वजह से फिर वो ज़ाहिर है जो टीचर उसकी ड्यूटी करेंगे वो फिर क्लास नहीं ले सकते। ठीक है मैम। और आपके क्रेडिट आवर्स भी पूरे करने हैं, जो यूनिवर्सिटी की तरफ से फिक्स हैं। ओके, देन वी हैव क्वालिटीज़ ऑफ गुड ऑथेंटिक रीडिंग। अब ऑथेंटिक रीडिंग की कुछ क्वालिटीज़ भी होती हैं, यानी वो चीज़ें जो हमने उसके अंदर देखनी होती हैं, जो उसको क्या बनाती हैं, ऑथेंटिक रीडिंग बनाती हैं। यानी उसके बगैर आप उसको ऑथेंटिक रीडिंग या अच्छी ऑथेंटिक रीडिंग नहीं कह सकते। सो फर्स्ट वन इज कंस्ट्रक्टिव, यानी सबसे पहले इसको क्या होना चाहिए, कंस्ट्रक्टिव होना चाहिए, यानी कुछ कंस्ट्रक्ट करे, कुछ ऐड करे। आपकी नॉलेज और इन्फॉर्मेशन में अगर कुछ ऐड हो रहा है किसी चीज़ को पढ़ के, तो फिर आपने, यानी अगर कोई ऐसा मटेरियल है रीडिंग का जिसको पढ़ने से रीडर की नॉलेज और इन्फॉर्मेशन में एडिशन होगी, इजाफा होगा, तो वो ऑथेंटिक रीडिंग है, एक अच्छी ऑथेंटिक रीडिंग है। अदरवाइज वो एक अच्छी ऑथेंटिक रीडिंग नहीं है। फ्लुएंट, अ गुड रीडर रीड्स क्विकली एंड ईजीली, ठीक है। सो अगर आप एक अच्छे रीडर हैं तो फिर आप
ईजीली पढ़ेंगे, आप रुकेंगे नहीं और आप स्पीड के साथ पढ़ते चले जाएंगे और आपकी रीडिंग में एक फ्लुएंसी होगी। दे अंडरस्टैंड विदाउट मच एफर्ट, और उन्हें बार बार हर जगह रुक रुक के अंडरस्टैंड करने के लिए एफर्ट नहीं करनी पड़ेगी। एंड ऑब्वियसली एक ऑथेंटिक रीडिंग मटेरियल ऐसा रीडिंग मटेरियल होना चाहिए जो रीडर के नॉलेज और एज लेवल के हिसाब से हो, जहाँ रीडर को ज़्यादा एफर्ट ना करनी पड़े और वो इजीली मटेरियल को समझ सके। लाइक लेट सपोज कि अगर 4th क्लास के बच्चों का मटेरियल है और अगर 10th ग्रेड के बच्चों का मटेरियल है, तो उसका जो ईज लेवल है वो ऐसा होना चाहिए कि 4th ग्रेड के बच्चे जो हैं उनका मटेरियल उनके हिसाब से हो, 10th ग्रेड के बच्चों का मटेरियल उनके हिसाब से, और यूनिवर्सिटी लेवल के स्टूडेंट्स का मटेरियल उनके हिसाब से हो, ताकि वो उसको ईजीली और क्विकली पढ़ सकें और अंडरस्टैंड कर सकें। अगर ये चीज़ें उसके अंदर होंगी देन दैट विल बी नोन एज गुड ऑथेंटिक रीडिंग, अदरवाइज इट विल नॉट बी अ गुड ऑथेंटिक रीडिंग। देन इट शुड बी स्ट्रेटेजिक, यानी आप एक प्रॉपर स्ट्रेटजी के साथ चलते हैं कि आपको उसके अंदर से क्या चाहिए। आप उसकी मेन थीम पे फोकस करते हैं रीडिंग मटेरियल की, या जो आपका पर्पस होता है उसको रीड करने का उसके ऊपर फोकस करते हैं और उसके अकॉर्डिंगली उसको रीड करते हैं एक प्रॉपर स्ट्रेटजी के साथ। देन obviously you have to enjoy the reading, you have to be inspired, you have to be motivated. Like let's suppose कि even अगर आप एग्जाम के लिए भी प्रिपेयर कर रहे हैं तो that is your motivation. If you are reading for to make assignment and get good grades, that is also your motivation. If you are reading because you want to know about some topic और आपके अंदर एक passion है कि मैंने उस topic के बारे में लाजमी पढ़ना है, तो that also is a base of or a base for good motivation. कि एक और जो इसकी जो गुड रीडिंग है उसकी जो क्वालिटी होती है दैट इज़ कनेक्शन टू प्रायर नॉलेज, यानी जो आपकी पिछली नॉलेज है ऑथेंटिक रीडिंग मटेरियल वो कहलाएगा जो उसके साथ कनेक्शन क्रिएट करे। यानी एक ऑथेंटिक रीडिंग मटेरियल है उसमें अगर एक जो आप जिस लेवल के बच्चों के लिए जिस लेवल के स्टूडेंट्स के लिए वो क्रिएट किया गया है, अगर वो उसके हिसाब से मटेरियल जो है वो उसमें डेवलप ही नहीं कर पा रहा, लिंक ही डेवलप नहीं कर पा रहा, बिल्कुल ही कोई एक नई चीज़ दे दी गई है उसके अंदर, तो लर्नर जो है या जो रीडर है वो उसके साथ कनेक्ट ही नहीं कर पाएगा, उसको समझ ही नहीं आएगी कि व्हाट एम आई रीडिंग एंड व्हाई एम आई रीडिंग इट। तो फिर वो जो है वो उसके अंदर बेसिकली कन्फ्यूजन क्रिएट होगी और वो उसके ऊपर फोकस या कंसंट्रेट नहीं कर पाएगा। देन वी कैन नॉट कॉल इट अ गुड ऑथेंटिक मटेरियल। एक और क्वालिटी जो गुड ऑथेंटिक मटेरियल में होनी चाहिए दैट इज़ वोकैबुलरी डेवलपमेंट, यानी उसमें ऐसे वर्ड्स तो हों जो रीडर ने पहले से पढ़े हुए हों, लेकिन कुछ बीच बीच में ऐसे नए वर्ड्स या उनका न्यू यूज़ इस तरह से हो कि जो रीडर है उसकी नॉलेज वर्ड नॉलेज जो है उसमें भी इजाफा हो। बिकॉज हमने ऑथेंटिक रीडिंग की डेफिनेशन में यही पढ़ा था ना दैट इट इंक्रीजेज नॉलेज। तो वोकैबुलरी डेवलपमेंट होना भी ज़रूरी है कि कुछ ऐसे न्यू वर्ड ज़रूर उस मटेरियल में हों जो रीडर की जो वर्ड नॉलेज है उसको इंक्रीज़ करें। फिर जो रीडिंग मटेरियल है उसमें इस तरह की चीज़ें होनी चाहिए जो आपको या रीडर को अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करें कि वो उस पर रिफ्लेक्ट करे, यानी गौर करे, उसको अंडरस्टैंड करे, उसको लर्न करे और फिर उसको अपनी रियल लाइफ में कहीं अप्लाई कर सके। यानी उसका एप्लीकेबल होना नॉलेज का बहुत ज़रूरी है उसके ऑथेंटिक होने के लिए। ऑथेंटिक रीडिंग तभी कहलाएगी जब उस पर रिफ्लेक्ट करके उसे अप्लाई किया जा सके रियल लाइफ के ऊपर। अगर आप उस पर रिफ्लेक्ट करके उसको रियल लाइफ के ऊपर अप्लाई नहीं कर सकते देन दैट मीन्स कि वो एक ऑथेंटिक गुड ऑथेंटिक रीडिंग नहीं है। देन द लास्ट पॉइंट इज पर्पसफुल इंटरेक्शन, यानी जब रीडर जो है वो टेक्स्ट के साथ इंटरेक्ट करे तो वो किसी प्रॉपर रियल लाइफ पर्पस के लिए इंटरेक्ट करे, उसमें मीनिंग कि उसका पर्पस कुछ न्यू लर्न करना हो, या वो एंटरटेन होना चाहता हो, या वो कोई स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन ढूंढना चाहता हो। जब भी वो रीड कर रहा है तो उसका कोई स्पेसिफिक पर्पस होना चाहिए, यानी वो जो रीडिंग मटेरियल है वो किसी पर्पस के लिए क्रिएट होना चाहिए। ओनली देन विल इट बी नोन एज ऑथेंटिक और यू कैन से गुड ऑथेंटिक रीडिंग। कि ये भी मैं जो है वो आपको
अभी ग्रुप में भेज देती हूँ या आपने नोट डाउन कर लेने हैं। 1 मिनट में अभी भेजती हूँ। So I have sent them in your group. Connection to prior knowledge, vocabulary development, reflection and application, and then purposeful interaction. So I hope these points are clear. अगर इसमें भी कोई confusion है तो आप उसको clarify कर लें। All right, then our next topic is importance of reading. कि importance क्या है इसकी? Basically we are done with it, so this is just a repetition of points, so we will go through it quickly. So the first point is learning new things. That the purpose of reading is that you want to learn about new things, different new things. Then self improvement, that you want to improve your own personality, you want to identify your own flaws and you want to make positive changes, you want to change your bad habits, you want to learn new and good habits. So you read materials and to identify what is good and what is bad. That is another purpose or importance of reading. Then inspiration, when you read about different things, like let's suppose if you are reading a biography of somebody जिसने कहीं लाइफ में कुछ अचीव किया है, जैसे इवन अगर आप कुकिंग रेसिपीज पढ़ते हैं, स्पोर्ट्स के बारे में बुक्स पढ़ते हैं, म्यूज़िक के बारे में बुक्स पढ़ते हैं, किसी पॉलिटिकल फिगर के बारे में बुक्स पढ़ते हैं, लोगों की लाइफ के बारे में बुक्स पढ़ते हैं जिन्होंने डिफ़िकल्टीज़ के बावजूद बड़ी बड़ी चीज़ें अचीव की हैं, तो आपको एक इंस्पिरेशन और मोटिवेशन मिलती है कि आप भी अपनी लाइफ में वो चीज़ें अचीव करें या आप भी अपनी लाइफ में एफर्ट करें. सो दैट इज़ अनदर इम्पॉर्टेंस और पर्पज़ ऑफ रीडिंग. देन एनरिचिंग एक्सपीरियंस, यानी आपको दूसरों के एक्सपीरियंसेस से सीखने का मौका मिलता है, क्योंकि हर चीज़ तो हम लाइफ में ख़ुद से एक्सपीरियंस नहीं कर सकते, तो दूसरों के एक्सपीरियंसेस से सीख के वो मिस्टेक्स खुद अवॉइड करके और उससे जो है वो आपको एक बेटर लाइफ गुजारने का मौका मिलता है थ्रू रीडिंग. तो सो रीडिंग इज़ एन अ मीडियम जो आपको ये अपॉर्चुनिटी देता है कि आपके दूसरों की एक्सपीरियंसेस से सीखें और एक बेटर लाइफ जो है वो गुजार सकें. देन रीडिंग इज़ ऑल्सो अ कम्युनिकेशन टूल, क्योंकि रीडिंग जो है उसके थ्रू आप दूसरों के जो ख्यालात हैं, जो उनके जो व्यू पॉइंट्स हैं, उनके जो आइडियाज़ हैं, यू गेट देम और दे रीच टूवर्ड्स यू. इवन अगर आपने कुछ लिखा है तो उसके बारे में अगर किसी ने कोई आपको फीडबैक देना हो तो लेटर, ईमेल, टेक्स्ट मैसेज के थ्रू वो आप तक पहुंचाया जाता है. सो मेमोज, टेक्स्ट मैसेजेस, लेटर्स, नोटिसेस, ऑल ऑफ दीज आर अ वे ऑफ sending messages and then receiving feedback. So reading along with writing is a tool of communication. Then obviously reading enhances your creativity. आपकी जो क्रिएटिव और क्रिटिकल थिंकिंग स्किल्स होती हैं वो रीडिंग की हेल्प से ही डेवलप होती हैं. आपकी इमेजिनेशन जो है वो इम्प्रूव होती है. आपकी जो एबिलिटी है बहुत डीपली थिंक करने की, चीज़ों को डीपली अंडरस्टैंड करने की, दैट इम्प्रूव्स विद रीडिंग. जितना ज़्यादा कोई रीड करता है उतनी ही उसकी ये स्किल्स ज़्यादा डेवलप होती हैं. सो रीडिंग इज़ अ मीडियम दैट हेल्प्स यू टू एनहेंस एंड इम्प्रूव योर क्रिएटिव स्किल्स. फिर अम्यूज़मेंट तो है ही है. आप स्टोरीज़ पढ़ते हैं, आप इवन व्हेन यू गेन सम इंफॉर्मेशन, आप किसी प्लेस के बारे में पढ़ते हैं, आप किसी नई स्पोर्ट्स के बारे में पढ़ते हैं, इवन लोगों के फ़नी एक्सपीरियंसेस के बारे में पढ़ते हैं. यू कैन एन्जॉय इट, you get amusement out of it, it gives you something to feel good about, or it refreshes your mind. So amusement is another importance or another aspect of reading. So ये वो points हैं जो जिनकी वजह से we can say that reading is an important activity. So ये तो हो गए basically reading
से रिलेटेड के ऑथेंटिक रीडिंग होती क्या है, व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ रीडिंग, व्हाट आर इट्स ऑब्जेक्टिव्स, व्हाट आर इट्स क्वालिटीज़ एंड व्हाई इज़ इट इम्पॉर्टेंट। सो लेट्स सपोज कि अगर आपको सिर्फ इसके ऑब्जेक्टिव्स पे क्वेश्चन आ जाए तो आप ये सारे पॉइंट्स कंबाइन करके एक ही आंसर बना के लॉन्ग आंसर लिख सकते हैं। इफ़ यू गेट अ क्वेश्चन और इट्स इम्पॉर्टेंस, तो ये सारी जो अभी तक हमने हेडिंग्स की हैं अगेन इनको कंबाइन करके आप एक ही आंसर बना सकते हैं। डिपेंड्स कि लॉन्ग क्वेश्चन है या शॉर्ट क्वेश्चन है। नाउ वी आर मूविंग ऑन टू रीडिंग स्ट्रैटेजीज, कि वो कौन सी स्ट्रैटेजीज हैं जिनको यूज़ करके हम डिफरेंट पर्पसेस के लिए डिफरेंट टाइप्स की रीडिंग्स कर सकते हैं। सो द फर्स्ट स्ट्रैटेजी इज स्किमिंग। स्किम बेसिकली जो है, स्किम्ड मिल्क का वर्ड सुना है कभी? स्किम्ड मिल्क वो मिल्क होता है जिसमें जो उसके ऊपर जो क्रीम आ जाती है ना, ठंडा होने के बाद वो उतार ली जाती है, अलग कर दी जाती है, और फिर वो जो मिल्क बाकी बचता है दैट इज़ नोन एज स्किम्ड मिल्क, यानी उसके ऊपर जो क्रीम होती है वो उतार ली जाती है, तो बाकी का जो दूध बचता है दैट इज़ नोन एज स्किम्ड मिल्क। तो स्किमिंग का मतलब क्या हुआ कि वो जो ऊपर से जो ऊपर वाली जो लेयर है उसको उतार लेना। तो ऊपर वाली लेयर में जो सबसे ज़्यादा जो अच्छी या जो क्वालिटी वाली चीज़ें होती हैं, जो जो क्रीम है दैट इज़ द मोस्ट न्यूट्रिशियस पार्ट ऑफ मिल्क। इसी तरह से जो स्किमिंग है उसमें हम क्या करते हैं कि हम टेक्स्ट के ऊपर एक सरसरी सी नज़र डालते हैं और उसके अंदर जो मेन या इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं सिर्फ उनको निकाल लेते हैं, यानी हम फोकस ही सिर्फ मेन या इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स पे करते हैं, डेट्स के ऊपर, हेडिंग्स के ऊपर, नेम्स के ऊपर, किसी इंपॉर्टेंट वर्ड या लेट्स सपोज कि आप किसी क्वेश्चन का आंसर ढूंढ रहे हैं तो सिर्फ कीवर्ड्स के ऊपर हम फोकस करते हैं और सिर्फ उनके आंसर्स निकाल लेते हैं, पूरी टेक्स्ट को हम वर्ड फॉर वर्ड नहीं पढ़ते। दैट इज़ नोन एज स्किमिंग। जैसे मिल्क के ऊपर से क्रीम निकाल ली जाती है वैसे ही टेक्स्ट के अंदर से उसकी क्रीम यानी उसके मेन पॉइंट्स निकाल लिए जाते हैं, दैट इज़ नोन एज skimming. So that is our first reading technique. So skimming is a reading technique where you read quickly without focusing on details. डिटेल्स पे हम फोकस नहीं करते हैं, हम सिर्फ मेन आइडियाज़ या मेन पॉइंट्स पे फोकस करते हैं। और ये इस टेक्निक को हम कम यूज़ करते हैं जब हमने सिर्फ जनरल आइडिया या मेन पॉइंट्स जो हैं वो फाइंड आउट करने हों, डिटेल्स हमें चाहिए ही ना हों। जैसे जब हम MCQs को सॉल्व कर रहे होते हैं या शॉर्ट क्वेश्चंस के आंसर्स ढूंढ रहे होते हैं या कंप्रीहेंशन आंसर्स ढूंढ रहे होते हैं तो हमें डिटेल्स नहीं चाहिए होती, हमें सिर्फ जनरल आइडिया या मेन पॉइंट्स चाहिए होते हैं। सो व्हाट इज़ द advantage of skimming? That it helps you grasp the overall message of material in a short amount of time. यानी आपका टाइम कम लगता है और आपको जो ओवरऑल उस पूरी टेक्स्ट का मैसेज होता है वो समझ में आ जाता है। Like when you browse through a magazine, you are skimming to see which articles catch your interest. यानी आप एक मैगजीन खोलते हैं और उसके पेजेस उलटते हैं, सिर्फ हेडलाइंस के ऊपर नज़र डालते हैं, पिक्चर्स या उनके कैप्शंस को देखते हैं, या वो जो बीच में मोटी मोटी हाईलाइट हुई हुई लाइंस होती हैं उनको देखते हैं कि अगर, और फिर उन सारे पेजेस में से आपको जो इंटरेस्टिंग लगता है उसको पूरा पढ़ लेते हैं और जो इंटरेस्टिंग नहीं लगते हैं उनको छोड़ देते हैं। सो दैट इज़ बेसिकली स्किमिंग, कि अगर कोई मतलब का लगे तो उसको पूरा पढ़ लेना है, अगर कोई मतलब का ना लगे तो उसको छोड़ देना है एक सरसरी सी नज़र डाल के। दैट इज़ बेसिकली स्किमिंग। सो स्किमिंग के स्टेप्स कौन से हैं, यानी किस तरतीब से आप स्किमिंग करते हैं? सबसे पहले आप क्या करेंगे, रीड द टाइटल ऑफ द आर्टिकल टू अंडरस्टैंड द टॉपिक। ये पहला स्टेप है कि सबसे पहले तो आप टाइटल पढ़ें। दूसरा क्या है कि हर पैराग्राफ का आपने पहला सेंटेंस पढ़ना है, क्योंकि पहले सेंटेंस में उमूमन मेन पॉइंट दिया जाता है जिसके बारे में वो पूरा पैराग्राफ होता है। फिर आपने अगर उस टॉपिक या उस पेज या उस ऐसे या जो भी आप चीज़ पढ़ रहे हैं उसकी कोई सब हेडिंग्स हैं तो उनको पढ़ना है, क्योंकि उससे आपको एडिशनल पॉइंट्स के बारे में पता चलता है कि अच्छा नीचे ये पॉइंट्स डिस्कस किए गए हैं। फिर इसके बाद अगर कोई फैक्ट्स या फिगर्स दी गई हैं तो उन पे आप नज़र डाल देते हैं। जैसे अगर कोई डेट्स दी हुई हैं, कुछ ईयर्स के नाम लिखे हुए हैं या किसी जगहों के नाम लिखे हुए हैं तो वो आप एक नज़र डालते हैं कि अच्छा ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन दी हुई है तो आप उसको नोट कर लें।
सो टाइटल, हर पैराग्राफ का पहला सेंटेंस, अगर हेडिंग्स हैं तो वो, अगर कोई फैक्ट्स या कोई फिगर्स दी गई हैं, नेम्स दिए गए हैं प्लेसेस के या इस तरह से, तो वो चीज़ें। और फिर जो आखिरी पैराग्राफ है किसी भी टेक्स्ट का, वो आपने पूरा पढ़ना होता है, क्योंकि उसमें पूरे आर्टिकल या पूरा वो जो भी चीज़ है जो आपकी, चाहे वो बुक है, चाहे वो पैराग्राफ है, चाहे वो एस्से है, उसकी जो पूरी की पूरी जो समरी है वो आखिरी पैराग्राफ में दी जाती है। तो आखिरी पैराग्राफ पढ़ के आपको पता चल जाता है कि इस पूरी टेक्स्ट में एक्चुअली डिस्कस क्या किया गया था, कौन कौन से पॉइंट्स थे और किस तरतीब से डिस्कस किए गए थे। बिकॉज कंक्लूडिंग पैराग्राफ्स आर यूजली द समरी ऑफ द होल आर्टिकल। तो स्टेप्स क्या हैं? टाइटल पढ़ें, इसके बाद पहला सेंटेंस पढ़ें, फिर सब हेडिंग्स पढ़ें, फिर फैक्ट्स और फिगर्स को चेक करें, और फिर लास्ट पैराग्राफ पूरा पढ़ें, बिकॉज इट इज़ द समरी ऑफ द आर्टिकल। देन एडवांटेजेस क्या हैं स्किमिंग के? सबसे पहला एडवांटेज तो ऑब्वियसली टाइम बच जाता है। लेट्स सपोज कि जैसे आप पेपर कर रहे हैं और आपके पास टाइम बहुत शॉर्ट है, और आपके पास फुल टाइम नहीं है पूरे के पूरे पैसेज को पढ़ के क्वेश्चंस के आंसर्स लिखने का, क्योंकि आपने बाकी क्वेश्चंस भी करने हैं, सो यू हैव टू बी क्विक, तो आपका टाइम बच जाता है। इसी तरह से अगर आप असाइनमेंट बना रहे हैं और आपके पास लाइक लेट्स सपोज कि इवन आप इंटरनेट से भी बना रहे हैं, तो 8-10 वेबसाइट्स हैं जिन पे मटेरियल है। अब आपने देखना है कि किस पे मेरा मटेरियल रेलेवेंट ज़्यादा है या किस पे ज़्यादा अच्छा मटेरियल है, तो आप सारे पढ़ेंगे तो आपके तो कई घंटे निकल जाएंगे। तो आप स्किमिंग करके बस देख लेते हैं कि अच्छा किसका ज़्यादा अच्छा है, और आप उसको फिर सिलेक्ट कर लेते हैं। इसी तरह से अगर आप लाइब्रेरी जाते हैं और आपने आइडेंटिफाई करना है कि कौन सी बुक मेरे काम की है, तो अब आप सारी बुक्स को पढ़ के, पूरी पूरी बुक्स पढ़ के तो आइडेंटिफाई नहीं कर सकते। तो आप क्या करते हैं, आप टाइटल पेज देखते हैं, आप वो जो छोटा सा राइटर ने अपनी डिस्क्रिप्शन दी होती है उसको पढ़ लेते हैं, इंडेक्स जो होता है जहाँ पे चैप्टर्स के टाइटल्स या नाम लिखे होते हैं उनको देख लेते हैं, तो आपको आइडिया हो जाता है कि ये बुक मेरे काम की है या नहीं है, तो आपका टाइम बच जाता है। दूसरा इसका एडवांटेज क्या है कि आप की इन्फॉर्मेशन को आइडेंटिफाई इजीली कर सकते हैं, और अगर चाहिए हो ज़्यादा इन्फॉर्मेशन तो आप जिसकी पॉइंट की आपको ज़्यादा इन्फॉर्मेशन चाहिए हो उसको आप थॉरोली पढ़ लेते हैं, और जिनकी आपको पहले से अंडरस्टैंडिंग हो उनको आप बस देख लेते हैं। इसी तरह से जब एग्ज़ाम के वाले दिन जब आप पेपर देने के लिए जा रहे होते हैं, तो आप पूरी बुक को दोबारा नहीं पढ़ सकते, तो आप स्किमिंग कर लेते हैं मेन मेन पॉइंट्स की, ताकि एक दफ़ा सारी चीज़ें रिकॉल हो जाएं। तो आप की इन्फॉर्मेशन को सिर्फ आइडेंटिफाई कर लेते हैं, आपका टाइम भी बच जाता है, और आप तेज़ी से स्किमिंग करके चीज़ों को एक दफ़ा रीचेक करके जा सकते हैं। एंड ऑब्वियसली क्विक डिसीजन मेकिंग में आपको हेल्प मिलती है कि कोई भी मटेरियल जो है वो तफसील से पढ़ने के काबिल है, या इसको बस छोड़ देना चाहिए और आगे बढ़ जाना चाहिए। और स्किमिंग हम यूज़ कब करते हैं? एक तो प्री रीडिंग के लिए, जब हम डिसाइड कर रहे होते हैं कि इस मटेरियल को पूरा पढ़ना है या नहीं पढ़ना। फिर जब आप रिव्यू कर रहे होते हैं, यानी जब मटेरियल आप ऑलरेडी पढ़ चुके हों, जैसे पेपर से पहले मैंने आपको एग्जांपल दी कि आप एक दफ़ा दोबारा नज़र डाल रहे होते हैं, पेपर से पहले हेडिंग्स देख रहे होते हैं, मेन पॉइंट्स देख रहे होते हैं। इसी तरह से एक दफ़ा आप दोबारा नज़र डालते हैं कि ये जो सारा मटेरियल मैंने सेलेक्ट किया है, अब इसमें से मज़ीद अगर मैंने शॉर्ट लिस्ट करना है तो कौन सा मटेरियल रखूँ और कौन सा निकालूँ। इसी तरह से जनरल रीडिंग के लिए जब आप सिर्फ मेन मेन पॉइंट्स ही निकालना चाह रहे हो और आपका मकसद बहुत डिटेल में ना पढ़ना हो, तो स्किमिंग इज़ परफेक्ट, कि आप बस एक नज़र डाल दें। सो दैट इज़ बेसिकली स्किमिंग। बेसिकली ये हमारे आज का टॉपिक था। स्कैनिंग हम इंशाल्लाह कल करेंगे, ताकि ये दोनों आपके जहन में मिक्स ना हो। दोनों मिलती जुलती हैं तो मिक्स हो जाती हैं, फिर जब आप पेपर में लिखेंगे मिक्स करेंगे तो आपके मार्क्स कट जाएंगे। सो यू हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल कि स्कैनिंग क्या है और स्किमिंग क्या है, इनको मिक्स नहीं करना आपने। एंड बी वेरी वेरी केयरफुल, एग्ज़ाम्स की अच्छे से तैयारी करें, असाइनमेंट अच्छे से प्रिपेयर करें, और प्रेजेंटेशन भी अच्छी तरह प्रिपेयर करें। टॉपिक्स आपके पास हैं, डेट मैंने आप लोगों को दे दी है। ठीक है, और कोई क्वेश्चन?
ऑल राइट देन, सी यू टुमारो इंशाल्लाह। अगर तो ये टाइम ठीक है तो फाइन, अगर आपने 3-4 बजे क्लास रखनी है तो भी मुझे बता दें। यू कैन डिस्कस इट अमंग योर सेल्व और फिर मुझे ग्रुप में इन्फॉर्म कर दीजिएगा। ऑल राइट देन, अल्लाह हाफिज़। सही है, इसी टाइम पे ले लेंगे।